चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े थे वो आप इस तरह से पढ़े थे, x प्लस आई वाई, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर रही है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दूसरे फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं फिर से। ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इसको दूसरे ढंग से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ऑर्डर पेयर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे आपको लिखा हुआ रहे z बराबर एक्स वाई, तो समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे x जो है रियल पार्ट होगा और y क्या होगा, इमेजनरी पार्ट। ऑर्डर पेयर समझ रहे हैं कब आता है, जैसे जब भी कोई ऑर्डर पेयर लिखा हुआ रहे तो समझिए कि ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, जब ग्राफ इसका खींचिएगा, ग्राफ खींचे हैं ना 10th क्लास में जी, तो आपको 3 2 है, 1 2 3 1 2, यानी कि ये इस तरह से ग्राफ रहता है। 1 2 3 यहाँ और 1 2 आ जाइए, ये वाला पॉइंट जो है 3 2 है, यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में डिफाइन करते हैं और ये ऑर्डर पेयर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर जहाँ पे x जो है, x इज रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z। अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे नहीं, इस तरह से लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो सब सिलेबस से अब हटा दिया है। ये आप समझ गए कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -3 -4i, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -3 और -4, यानी कि -3 रियल पार्ट है और -4 क्या होगा, इमेजनरी पार्ट। तो ये तो ऑर्डर पेयर में आ गया, और प्रत्येक ऑर्डर पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट z इज इक्वल टू एक्स वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डायरेक्ट जो है इस तरह से लिखे हम लोग, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एवरी ऑर्डर पेयर represents a point,
सिंस z इज इक्वल टू एक्स वाई, या ऐसे लिख सकते हैं सिंस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटेन एज एन ऑर्डर पेयर, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के रूप में लिख सकते हैं। हैंस इसलिए एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स वाई रिप्रेजेंट्स या रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट। पॉइंट का नाम दे दीजिए P, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ये मान लीजिए P है, P से परपेंडिकुलर खींचिए, ये वाला डिस्टेंस आपको x है और ये डिस्टेंस y है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर एक्स वाई रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट, जिसका कोऑर्डिनेट जो है इज एक्स वाई। ये समझ में आया? ये तो पूरा हम लिख दिए, समझ में आया? नहीं आया? सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में। तो z बराबर x प्लस आई वाई को एक्स वाई लिख दिए, और प्रत्येक ऑर्डर पेयर क्या करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब z जो है एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, बस इतना ही लिखा हुआ है। z एक्स वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वी नो दैट, ऑर्डर पेयर में लिखे हैं एवरी ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट, जितना भी ऑर्डर पेयर है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सिंस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटेन एज एन ऑर्डर पेयर, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। हैंस इसलिए एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर एक्स वाई रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट, एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि इसको जो है एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसा पॉइंट? पॉइंट का नाम दिया है P। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को P के द्वारा रिप्रेजेंट किए, इसका मतलब है कि P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। समझे इसको? बस इतना ही लिखा हुआ है, पहले इसको लिख लीजिए। यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
हो गया सबका? अब पॉइंट कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? कार्टेशियन प्लेन में, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा। लेकिन यहाँ पे इस प्लेन में लिखे जी, अच्छा, जिस प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को क्या कहते थे 10th क्लास में? नहीं, कार्टेशियन जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट को पॉइंट कर देता है उसको कार्टेशियन बोलते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट कर देता है तो उसको आर्गन। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पूछ रहे हैं कि जिस प्लेन में पहले जो 10th क्लास में पढ़े थे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे उस प्लेन को क्या कहते थे? कार्टेशियन प्लेन। अब प्लेन वही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, जो एक्स एक्सिस सब कहते थे पहले, अब इसको क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। और जिस प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्गन्ड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन। इसका 3 नाम है, किसी भी नाम से आप जो है पुकार सकते हैं। तो ये आपको जो है आर्गन्ड प्लेन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किए। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, सिंपल ऐसे दिया हुआ रहता कि आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो इस पॉइंट को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन, जो आप पहले कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक आर्गन्ड प्लेन है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्लॉटेड इन ए प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड, अब उसमें नाम देगा कि आर्गन्ड प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, इस तरह से। तो आपको आर्गन्ड प्लेन होगा। हो गया सबका? द प्लेन, उसके विषय में लिख दे रहे हैं, इन विच ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसा प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया जाता है। द प्लेन इन विच ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्लॉटेड कॉल्ड, उसको कहेंगे आर्गन्ड प्लेन। और कॉम्प्लेक्स प्लेन, और एक है गॉसियन प्लेन। गॉस जो है साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पे है। also एक्स ओ एक्स डैश, उस प्लेन में था एक्स ओ एक्स डैश, इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड, यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं कह के इसको बोलेंगे रियल एक्सिस। एंड वाई ओ वाई डैश, जो पहले वाई एक्सिस था, उसको कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस, इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है? जैसे प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लीजिए।
इन अर्गन प्लेन। पहला है z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, दूसरा है z इज इक्वल टू -3 + 4i, z इज इक्वल टू -2i और z इज इक्वल टू 3। सबको प्लॉट कर देना है। इसको ऑर्डर पेयर में लिख लीजिएगा, x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट -1। ये क्या हो जाएगा -3 4, ये 0 हो जाएगा, रियल पार्ट 0 है और -2, और ये क्या होगा 3 और 0। ये सारे पॉइंट को जो है इस प्लेन में अब दिखा दीजिए। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, -3 तक गया है। कैसे -1 -1, x कोऑर्डिनेट -1 बायां तरफ होगा, y कोऑर्डिनेट -1 ये नीचे होगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है -1 -1। उसके बाद है -3 4, x कोऑर्डिनेट -3, 1 2 3, अब 4 हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट है। z इज इक्वल टू -3 4 और 0 -2 कहाँ है, x कोऑर्डिनेट 0, अब y कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे पॉइंट है। ये वाला पॉइंट होगा z बराबर 0 -2, ये भी z है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे है जी, ये जो लिखा हुआ -1 -1 और 3 0, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 यहीं रह जाएगा, x कोऑर्डिनेट 3 1 2 3, ये जो पॉइंट है z बराबर 3 0। समझे? तो आप देख रहे हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा, उस प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ज्योमेट्रिकली आपको पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो ज्योमेट्रिकली ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट, एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये बन गया आपको अर्गन प्लेन। अब है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक तरीका तो आप समझ गए कि पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा तरीका है कि इसको 4 फॉर्म है दिखाने का। एक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वेक्टर के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तीसरा है आइलेरियन फॉर्म और चौथा है पोलर फॉर्म। पॉइंट अपने से जैसे रिप्रेजेंट करते थे 10th में वैसे कर लीजिए। यहाँ पे है 3 0 और ये वाला पॉइंट है 0 -2, ये वाला पॉइंट है -1 -1, एक और पॉइंट होगा ना कहीं -3 -3,4 कहाँ दिखा है? -3 1 2 3, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
आगे बढ़े। सबका हो गया, लिख लिया। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट आप लोग को बताए थे ना? पोलर कोऑर्डिनेट नहीं बताए ना? बेसिक क्लास में हम श्योर बताए होंगे। बेसिक में कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा होता है। हैं? बेसिक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में होता है। कॉम्प्लेक्स में आयोटा और सेवन। कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के द्वारा, जैसे ये पॉइंट कहाँ पे स्थित है, प्रत्येक पॉइंट का अपना जो एक पोजीशन है ना कि कहाँ पे होगा, जैसे जैसे प्रत्येक आदमी का अपना एक एड्रेस है, उसी तरह से इस प्लेन में कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। सारे पॉइंट जो है कहाँ कहाँ पे होगा उसका भी एड्रेस है। ये भी पॉइंट है, इस पॉइंट को प्लेन में कहाँ पे स्थित होगा उसको रिप्रेजेंट करने का फ़िलहाल आपके सिलेबस में दो तरीका है। एक कार्टेशियन फॉर्म में जिसको आप पढ़ के आए, और दूसरा होगा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो किसी भी पॉइंट को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये तो सबसे पहले हमको पोलर कोऑर्डिनेट बताना पड़ जाएगा। क्योंकि एक मिनट इसको थोड़ा सा बता रहे हैं, लिख लीजिएगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस सिस्टम में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मान लेते हैं कोई फिक्स पॉइंट है O, और ये फिक्स पॉइंट के सहायता से एक लाइन खींचे OX, जिसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। ये आपको इनिशियल लाइन। अब इस प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप जानना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को आप सीधे O से मिला दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिए? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्यों लिए? फिक्स पॉइंट क्यों लिया गया है बता सकते हैं? जैसे आपका एड्रेस पूछ दे तो क्या बोलिएगा? आप कहाँ रहते हैं? तो आप बोलिएगा पटना में। आप बताना चाह रहे हैं अपना एड्रेस, लेकिन नाम ले रहे हैं किसका? पटना का। अब पूछ दिया पटना कहाँ है, तो बोलिएगा बिहार में। एड्रेस बताना चाह रहे हैं पटना का, लेकिन आपको सहायता लेना पड़ रहा है बिहार का, कि बिहार के अंदर पटना है। अब इस पॉइंट का हमको पोजीशन बताना है, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे, आप किसी दूसरे पॉइंट का सहायता लीजिएगा। तो वही पॉइंट आपको फिक्स पॉइंट है। सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट लिए और यहाँ से एक लाइन खींच दिए, और ये लाइन आपको 0 डिग्री पर होगा हमेशा। मान लीजिए कोई पॉइंट P है और इसी का पोजीशन जानना चाहते हैं, तो आप इस पॉइंट से सीधे फिक्स पॉइंट से मिला दीजिएगा। इस दूरी को आप माप लीजिएगा। माना कि ये दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो भी आ जाए, फिलहाल यहाँ पे R मान लिए, और इस एंगल को माप लीजिएगा। ये एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ये मान लिए थीटा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे? R थीटा। यही पोलर कोऑर्डिनेट है। लेट O be the fixed point. O be the fixed point. Through O, we draw a line OX. O पॉइंट के थ्रू एक लाइन खींचे OX, कॉल देम एज इनिशियल लाइन। इसको इनिशियल लाइन कहते हैं। लेट P बी एनी पॉइंट। P कोई पॉइंट है, इसी का कोऑर्डिनेट हमको जानना है।
मेरा लगता है बताए हैं आप लोग को, याद नहीं। हाँ, कौन बोल रहा बता रहा है? सर बोलता है। पी बी एनी पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन ओ पी, ओ से पी को ज्वाइन किए। मान लेते हैं ओ से पी का दूरी कितना है, आर, मापेंगे उसको जितना आ जाए। और एंगल पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स जितना भी आ जाए, मान यहाँ पे माने हैं थीटा। देन ये आर थीटा जो है इज पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस पॉइंट का, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बताए। हियर सबका नाम है। ओ को कहते हैं पोल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ओ को पोल कहेंगे और ओ पी जिसका वैल्यू आर के बराबर है, इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। बाद में फिजिक्स में भी यूज़ कीजिएगा। तीसरा, एंगल पी ओ एक्स जो थीटा लिए हैं, इसको कहते हैं वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल। और एक बच गया ओ एक्स, ओ एक्स को तो हम लिख ही दिए थे, इनिशियल लाइन। ठीक है। अब जितना भी पॉइंट है इस प्लेन में सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मेथड से। एक तरीका तो हुआ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वाला, और दूसरा तरीका हो गया आर और थीटा। एक डिस्टेंस होगा और एक एंगल होगा, इसके द्वारा भी आप किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिसमें डिस्टेंस और एंगल दोनों आएगा, समझिए वो पोलर कोऑर्डिनेट है। इस पे जिस पे क्वेश्चन आएगा वही पढ़ेगा। क्वेश्चन आता है आर्गूमेंट पे, और आर्गूमेंट पढ़ने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ जाएगा। जोड़ घटाव आपको नहीं पढ़ना, लेकिन कीजिएगा कि नहीं 11th में। इसलिए ये सवाल ही नहीं पूछिए क्वेश्चन आता है कि नहीं। मैथ है ना जी, एक दूसरे से लिंक है। हो गया। बहुत धीरे धीरे लिखते हैं आप लोग। इसको याद रखिएगा, थीटा वेक्टोरियल एंगल है, आर जो है यानी कि ओ पी वो आपको रेडियस वेक्टर है, ओ एक्स इनिशियल लाइन हो गया, और ओ को पोल कहते हैं। वहाँ पे हम लोग जो है फिक्स पॉइंट को क्या बोलते थे, ऑरिजिन। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको दो चीज़ का ज़रूरत है, फिक्स पॉइंट का, इनिशियल लाइन। ये हमेशा 0 डिग्री पर ही होगा। आगे बढ़ें। अब कुछ पॉइंट को हम प्लॉट करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे पॉइंट को प्लॉट किया जाता है। जैसे आपको दे दिया, प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट। पॉइंट ऐसे दे दिया 3,
30 डिग्री, -3 30 डिग्री, 3 -30 डिग्री और -3 -30। बस यही 4 तरह का पॉइंट आ सकता है, ये चारों दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जैसे पहला पॉइंट को दिखाना है 3 और 30 डिग्री को, तो सबसे पहले फिक्स लाइन लिए जो 0 डिग्री पे है। अब यहाँ पे कंपास रखकर आप 30 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। जब एंगल पॉजिटिव होगा तो ऊपर ही बनेगा। क्यों? ये आपको बताए थे कि ये 0 डिग्री जो लाइन है ये रिवॉल्विंग लाइन है, ये घूमेगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि एंगल ऊपर बन जाएगा। ये कहाँ से आ गया? ठीक है, तो एंगल जब भी पॉजिटिव होगा तो ऊपर में बनाना। तो ये कंपास रख कर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना लिए, यही मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है। अब इस पर डिस्टेंस दिया हुआ 3, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। आपको 3 सेंटीमीटर देगा तो 3 सेंटीमीटर काटना है, 3 मीटर देगा तो 3 मीटर काट देना है इस लाइन के ऊपर। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 330 डिग्री। दूसरा, अगर डिस्टेंस नेगेटिव कर दे, सबसे पहले 0 फिक्स पॉइंट लिए, इनिशियल लाइन 0 डिग्री पे है, एंगल यहाँ भी पॉजिटिव है तो एंगल ऊपर बनेगा। कंपास रखकर 30 डिग्री का एंगल बना दीजिएगा। लेकिन आपको दिया है -330 डिग्री, तो जब डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो इस पर नहीं काटेंगे, पीछे के तरफ इसको बढ़ाएंगे और इसके बढ़े हुए भाग पर 3 यूनिट काट लिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3 और 30 डिग्री। तीसरा, सबसे पहले इनिशियल लाइन लिए और यहाँ एंगल नेगेटिव है तो नीचे बनेगा। यहाँ पे कंपास रखकर और 30 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। चूँकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो -30 डिग्री हो गया और डिस्टेंस आपको 3 है, इसी पर काट देंगे 3 यूनिट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 -30 डिग्री। और लास्ट वाला, इसमें भी एंगल नेगेटिव है, नीचे बनेगा। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -30 डिग्री, लेकिन आपको डिस्टेंस दिया है नेगेटिव, तो इस लाइन को आप बढ़ा दीजिएगा पीछे की तरफ और इस पर 3 यूनिट काटेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3 और -30 डिग्री। इस तरह से पॉइंट को प्लॉट करते, ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। जितना भी पॉइंट है सबको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गए? डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो उसी पर नहीं काटना है, पीछे बढ़ा के काटना है। एंगल पॉजिटिव होगा लाइन के ऊपर बनेगा, एंगल नेगेटिव होगा लाइन के नीचे बनेगा। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका यूज करेंगे हम। लिखो जी, जब मतलब हम बदलेंगे तब लिखिएगा, अभी सोच रहे हैं बैठ के। पूछना है तो पूछिए। ये समझ में आया कैसे प्लॉट करना है?
हो गया सबका? जितने भी पॉइंट है कार्टेशियन में सबको आप चेंज कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, सबको। और जो पोलर कोऑर्डिनेट में है इसको कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिलेशन पढ़ना पड़ेगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या संबंध है, तब आप चेंज कर पाइएगा। अभी हमको उसका ज़रूरत नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट का ज़रूरत है जो हम बता दिए। पोलर कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होगा? आर और थीटा, डिस्टेंस होगा और एंगल होगा। हो गया? पोलर फॉर्म, अब पोलर का मतलब आप समझ रहे हैं किस फॉर्म में आएगा, या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट कैसे आता था? एक्स और वाई के रूप में। पोलर फॉर्म में पॉइंट कैसे आ रहा? आर और थीटा के रूप में। ठीक है, जिसमें आर थीटा आ गया, समझिए पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्स वाई यानी कि रियल नंबर दोनों होगा, समझिए कार्टेशियन फॉर्म में है। तो हमको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि आर और थीटा के टर्म में लिखना है। अभी फ़िलहाल हम लोग माने एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा एक्स वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? अभी जस्ट बताएं। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए यही पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, यानी कि ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाई, हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेड बाई द पॉइंट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है P के द्वारा। और जैसे P के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएगा, वो हम लिख दिए। अब P पॉइंट से आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर। फ्रॉम P we draw PL परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी कि OX। देन बताइए O से L का दूरी कितना होगा? L बराबर X। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम था, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिएगा तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि ये हो जाएगा आपको x और ये क्या हो जाएगा y। OL बराबर x और PL का लंबाई आपको पता चल गया y।
अच्छा OX जो है कितना डिग्री पर है? OX 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे होता है, और OY जो है 90 डिग्री पे है। ठीक है, जब आप पोलर कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर रहे थे तो वहाँ पे जो फिक्स लाइन लेते थे वो कितना डिग्री पे था? 0 डिग्री पे। तो यही आपको इनिशियल लाइन है, अगर पोलर कोऑर्डिनेट के अनुसार देखेंगे तब वो 0 डिग्री पे है, वही इनिशियल लाइन बनेगा। ये हो गया फिक्स पॉइंट और ये बना इनिशियल लाइन। अब P पॉइंट को हम लोग O से मिला दिए, इसी पॉइंट का अब पोलर कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो पता है एक्स वाई, ज्वाइन OP, O से P को ज्वाइन किए। जैसे ही आप O से P को ज्वाइन कीजिएगा तो O से P का कुछ दूरी होगा, उस दूरी को स्केल से माप लिए और माना कि वो दूरी कितना है? R, और प्रोजेक्टर के सहायता से ये एंगल को माप लेंगे। ठीक है, एंगल POX जिसको चांद के क्या बोलते हैं उससे माप लेंगे। वो एंगल आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मान लिए कि वो एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, अब बताइए P पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? R थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, फिक्स पॉइंट से मिलाए हैं R, और ये एंगल पता चल गया थीटा, यानी कि इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा। अब देखिए एक ही पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, एक कार्टेशियन में XY और दूसरा पोलर में R थीटा। देन R थीटा इज द पोलर कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट कर रहा? पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट कर रहा? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा, XY। ठीक है, उस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XY हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि R और थीटा के टर्म में लिख देना है। इन ट्रेंगल POX, वहाँ फिगर में देखते जाइएगा, POX कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल, क्योंकि आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे थे, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर P/H। तो P वहाँ पे कितना है? PL लिख दे रहे हैं पूरा, और H यानी कि OP। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। B हो गया OL और H हो गया OP। मान बैठाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू PL का लंबाई निकाले हुए थे Y बाई OP का लंबाई R है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Y बराबर R साइन थीटा। कॉस थीटा OL का लंबाई X था और OP का लंबाई R, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे 1 है, X बराबर R कॉस थीटा। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, चेंज करेंगे। X का वैल्यू निकाल दिए, Y का वैल्यू। अब देखिए X क्या था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था, और X का वैल्यू किसके टर्म में है? R और थीटा के टर्म में। R और थीटा क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट में। ये समझिए रिलेशन निकल रहा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में। यह हमेशा सही होगा। X बराबर R कॉस थीटा, Y बराबर R साइन थीटा, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तुमको नहीं लिखना है? लिख ली? सर वो इन ट्रायंगल POL होगा। POL, अच्छा X लिख दिए हैं। हाँ, ये वाला POL होगा। POX तो आगे निकल गया ना।
हो गया जी? यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे बढ़े? तुम लोग दोनों बहुत गप मारती है और देखते रहते हैं, हम बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। दोनों को अलग अलग बैठा देंगे। अब पढ़ने में इतनी अच्छी हो और गप मार मार के जो है ख़राब कर रही है। सब चीज़ समझती है। आगे बढ़ें। तो ये तो हम लोग को पता चल गया x बराबर क्या होगा, r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। अरे तुम लोग लिख ही रहा अभी तक। चलिए तो इसको पोलर फॉर्म में लिख दीजिए। z क्या था, z बराबर x प्लस आई वाई, और x का वैल्यू भी मालूम है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। डैश z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। x का वैल्यू हम बैठा दिए जो निकाले हैं, r cos थीटा प्लस आई, और y का वैल्यू है r sin थीटा, ये निकाले हुए हैं। देयरफॉर z इज इक्वल टू, r दोनों में कॉमन है, बाहर कर लिए, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख रहे हैं कि r भी आया है, थीटा भी आया है, और जिसमें r थीटा आएगा उसी को क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। तो दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख दिए क्योंकि r थीटा में लिखा हुआ है। पोलर फॉर्म भी कर सकते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया? फिगर हम जानबूझ के फिर से बना दे रहे हैं, अभी हमको ज़रूरत है। यही था। Here R is equal to, अच्छा ये आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना।
तो आर स्क्वायर बराबर ओ एल का लंबाई तो एक्स है और पी एल का लंबाई क्या है वाई, यानी कि आर का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए कि आर जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जेड को क्या माने थे, जेड यही था कॉम्प्लेक्स नंबर जो शुरू में लिए थे एक्स प्लस आई वाई। अगर आप इसका मॉडुलस निकालते तो कितना आता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वही तो यहाँ पे आया है। आर का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आर को लिख सकते हैं मॉड जेड। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे लिखे, अंतिम लाइन यही लिखा हुआ पोलर फॉर्म में, ठीक है, z बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आया। अब सवाल उठता है कि ये r क्या रिप्रेजेंट कर रहा, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखते थे तो आप जानते थे x जो है रियल पार्ट है, y क्या है इमेजिनरी पार्ट। अब इसको आप पोलर फॉर्म में लिख दिए तो पोलर फॉर्म में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पोलर फॉर्म में ये r रिप्रेजेंट करेगा क्या z के मॉडुलस को, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को r रिप्रेजेंट कर रहा है। तो r इज इक्वल टू r इज कॉल्ड, उसके बाद लिखिएगा मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z एंड r इज इक्वल टू मॉड z बराबर ये वैल्यू आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके विषय में तो बता दिए कि r क्या है z का मॉडुलस है। अब थीटा को क्या कहते हैं, ऑल्सो थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, इसी को अब पढ़ना है, आर्गुमेंट ऑफ z। अच्छा इसको और भी नाम है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z एंड इज डिनोटेड बाई, और इसे डिनोट किया जाता है इस तरह से डिनोट करेंगे आर्गुमेंट ऑफ z। और अगर एम्पलीट्यूड लिखना होगा तो AMP रहेगा। समझ गए। तो जब भी आप पोलर फॉर्म में लिखिएगा z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो r हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगा और थीटा क्या होगा आर्गुमेंट को। मॉडुलस आप निकालने के लिए सीख गए, अब आपको बचा है किसको निकालने के लिए, थीटा को, यानी कि आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। और जब आपको मॉडुलस पता चल जाए, यही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर, आर आपको पता चल गया, थीटा आपको पता चल गया, तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता चल जाएगा। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू जानने के लिए आपको मॉडुलस का ज़रूरत पड़ेगा, आर का और आर्गुमेंट का थीटा का। ये दो चीज़ आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पता कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि आर्गुमेंट को निकाला कैसे जाएगा। मोर ओवर निकालने के लिए हम लोग को इसी त्रिभुज में साइन थीटा हम लोग निकाले थे, कॉस थीटा निकाले थे। अब टेन थीटा को निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होगा P बाई बी, यानी कि PL और B है आपको OL, यानी कि टेन थीटा PL का लंबाई y है और OL का लंबाई x है। चलिए अब थीटा निकालने के लिए सीखना है, टाइम जो है बहुत कम बच गया।
यहाँ तक सबका क्लियर है? देखता है थ्योरेटिकल पार्ट जो है कितना लंबा हो जाता है। अभी तक सवाल आप नहीं बनाए, थ्योरी भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यह है कि सब चीज़ इसका बता दिया आपको। आर्गूमेंट हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, एक ही बात है। तो ये क्या है? एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन? जैसे साइन थीटा का वैल्यू x बराबर क्या आया था? x बराबर आया था r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। तो ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 दे दिया, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। अब सवाल उठता है कि इसका कितना सॉल्यूशन मिलेगा? तो प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये आप पढ़िएगा ट्रिगोनोमेट्री में जब जाएंगे तब। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक दो नंबर नहीं, इनफाइनाइट नंबर होगा। अब उसमें से जो नंबर 0 और पाई के बीच में आएगा, थीटा का वैसा वैल्यू जो 0 और पाई के बीच में होगा, वही केवल आर्गुमेंट कहलाएगा। वैसे तो होगा इन्फिनिट तक, लेकिन हम लोग क्या चुनेंगे? वैसा थीटा का वैल्यू जो 0 और 2 पाई के बीच में होगा, उसको क्या कहेंगे? आर्गुमेंट। देयर आर infinite values of theta which satisfy the equation इसी को ले लीजिए इक्वेशन 1, but we take those value of theta, थीटा का वैसा वैल्यू लेंगे, those value of theta which satisfy zero less than equal to theta less than equal to 2 pi, called argument of z। वो z का आर्गुमेंट कहलाएगा। थीटा का वैसा मान जो 0 और 2 पाई के बीच में होगा। ये 0 है जी, थीटा नहीं। तो एक होता है आर्गुमेंट और दूसरा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? वो 0 से 2 पाई के बीच में नहीं लेकर वो -पाई से लेकर 2 पाई के बीच में होगा। क्या बोल रहे हैं? -पाई से लेकर पाई तक। हाँ, -पाई से +पाई तक जो है थीटा का वैसा वैल्यू जो -पाई और +पाई के बीच में होगा, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। हम लोग जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पे किसी सवाल का आर्गुमेंट अगर लिखा हुआ दिया रहे तो समझिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिया हुआ है। अब उसको निकालने का मेथड, क्योंकि थीटा जब तक निकालने नहीं सीखिएगा तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में नहीं लिख पाइएगा। हो गया।
आगे बढ़ें। आज तो बताना मुश्किल हो गया जी, बताएंगे बहुत समय लगेगा, 4 मिनट बचा हुआ केवल। ऐसा करते हैं, असाइनमेंट तुम लोग को मिला है? हैं? कहाँ है किसी पास? एक सवाल जो है बता देते हैं, बनाई हो? पोलर फॉर्म में जैसे सवाल दिया हुआ है, लेकिन पोलर फॉर्म तक हम लोग पहुंच नहीं पाए। आज यहीं रहने देते हैं। एक सवाल जो है बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है सॉल्व 2z इज इक्वल टू mod z और प्लस 2y, जहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सॉल्व का मतलब समझते हैं? सॉल्व का मतलब हुआ कि अननोन क्वांटिटीज़ का वैल्यू आपको निकालना है। तो अननोन कौन है जिसको आप नहीं जानते हैं? z है, z का वैल्यू आप नहीं जानते, 2 का मतलब समझ रहे हैं, i का मतलब समझ रहे हैं, तो बाकी तो एक z ही बचा जिसको आप नहीं जानते हैं। तो आपको z का वैल्यू निकाल देना है। जैसे इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते थे 10th क्लास में, जो आप पढ़े होंगे 3x - 5y इज इक्वल टू 2x + 2 या 3y इज इक्वल टू 5। अब बोल दिया सॉल्व करने, तो सॉल्व का मतलब होता है जिसका वैल्यू आप नहीं जानते उसको निकालते हैं, या x y को नहीं जानते हैं, बाकी 3 क्या है, 5 क्या है, 2 क्या है, सबको आप जानते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करने बोला, यानी कि z का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक इक्वेशन है और उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो सबसे पहले z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को मान लिए x + iy, ठीक है। और z का वैल्यू चाहिए। z का वैल्यू तभी आपको पता चलेगा जब x का वैल्यू पता चल जाए और y का। x y अगर दोनों निकल गया तो समझिए z निकल जाएगा। अब आपका काम है x और y को निकाल देना। आपको ज़रूरत क्या क्या चीज़ पड़ेगा? z का ज़रूरत था जो हम माने हैं, mod z का ज़रूरत पड़ेगा। तो mod z आप पढ़े हैं पिछले क्लास में, क्या होगा? √x² + y²। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है। 2z इज इक्वल टू mod z और प्लस 2y, ये आपको दिया हुआ है। 2 और z के जगह पे x + iy डाल दिए, √ mod z का वैल्यू निकला हुआ है x² + y² प्लस 2y। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2x + 2iy बराबर √x² + y² प्लस 2y। बताइए लेफ्ट साइड में क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ भी x + iy दिखे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो x का वैल्यू 2x है और y का वैल्यू 2y। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर दिया हुआ है। कब बराबर होता है? जब रियल पार्ट के बराबर हो जाए। तो ओन इक्वेटिंग, चूँकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इक्वल दिख रहा, ऐसा तभी होगा जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाए। तो राइट साइड का रियल पार्ट है x² + y² का रूट, और लेफ्ट साइड का रियल पार्ट है 2x, और इमेजनरी पार्ट के बराबर हो जाए।
लेफ्ट साइड का इमेजनरी पार्ट कितना है 2y, राइट साइड का इमेजनरी पार्ट 2 है, ये बराबर हो गया, ये 2 कट गया, y का वैल्यू पता चल गया 1, y का मान 1 डाल दीजिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 1 डाले तो 1 का स्क्वायर क्या होगा जी 1 बराबर 2x, इसके नीचे लिखिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर जो है 2 का स्क्वायर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1, एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस रूट 3। एक्स भी आपको पता चल गया, वाई भी पता चल गया, क्या बोला यहाँ पे 2x था ना, चलिए तो फिर से निकालना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यानी कि 1 को ही इधर छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को उधर कर दिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बराबर 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/3, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1/3 का रूट, यानी कि 1/√3 प्लस माइनस में, एक्स भी निकल गया वाई भी निकल गया, तो z आपको पता चल गया। सॉल्यूशन क्या होगा 10, z बराबर यही था x प्लस आई वाई, x का मान डालिए प्लस माइनस 1/√3 प्लस आई, और y का वैल्यू कितना है 1, ठीक, तो y का वैल्यू 1 डालिए या नहीं डालिए एक ही बात है, यानी कि z बराबर 2 पार्ट में लिख सकते हैं, एक बार प्लस वाला नंबर और एक बार माइनस वाला नंबर, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दे तो इक्वेशन, तो आप z बराबर x प्लस आई वाई मान लीजिएगा, इसका मतलब है कि x का वैल्यू निकालेंगे y का तो z अपने आप निकल जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। इस पर सवाल जो है जेई में कई बार पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज यहीं छोड़ देते हैं, पोलर फॉर्म को आज कंप्लीट नहीं कर सके, कल उसको बताएंगे, यानी कि अगले क्लास में, कि पोलर फॉर्म में थीटा को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, उसमें अभी मेथड ऑफ थीटा ये सब बचा हुआ है। ये लंबा टॉपिक था सबसे ज़्यादा। हो गया सबका? असाइनमेंट का जितना भी सवाल है बना सकते हैं, केवल लास्ट वाला जो क्वेश्चन है पोलर फॉर्म में लिखना, उसको छोड़ के बाकी सब बना सकते हैं, जो नहीं बनता उसको पूछिए। बड़ा बड़ा चैप्टर है ना, अलजबरा में 4-5 चैप्टर है, बहुत मोटा है। 17-5-26 में स्टार्ट हुआ था और आज 18-6-26 हो गया। हाँ, तो अल्टरनेट क्लास चल रहा है, सप्ताह में 2 क्लास होता है, इस सप्ताह में 2 क्लास, एक सप्ताह में एक ही क्लास हुआ था, है ना, इसलिए दिक्कत है, उतना लंबा तो नहीं लगता। अभी तो तुम लोग का गर्मी के कारण टाइम जो चेंज हुआ ना, उसके कारण दिक्कत हो गया। क्लास जो है रेगुलर रहता तो कब का हम लोग समाप्त करके दूसरा चैप्टर में पहुंच जाते हैं, लेकिन मैथ का क्लास अभी कम हो रहा।